हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसका नाम है कैपेसिटर। ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आपको जो है ना तीन तरह के डिवाइस मिलेंगे। पहला रेजिस्टेंस मिलेंगे, दूसरा आपको कैपेसिटर मिलेंगे और एक और है अल्टरनेटिंग करंट में जिसको आप इंडक्टर के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको कितने तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइस मिलेंगे। तो देखिए यह तो पढ़ के आए हैं कि यह रेजिस्टेंस है जिसको आर से इंडिकेट करते हैं और यह जो सिंबल होता है कैपेसिटर का होता है। यही जहां भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इस टाइप के सिंबल देखिएगा जिसको सी से इंडिकेट करते हैं और यह कैपेसिटर कहलाता है। हम इसी के इंट्रोडक्शन आज बात करने जा रहे हैं कि यह सब होता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका फंक्शन क्या काम करता है। तो इसको सी से, और एक जो है कॉइल की तरह होगा जिसका नाम है इंडक्टर, इसको एल से इंडिकेट करते हैं। यह आप तो जानते ही रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस। यह हो गया कैपेसिटर, यह होता है इंडक्टर। और यह सबके साथ एक और चीज होगा जो इस टाइप के बनाइएगा, एक बड़ा लाइन होगा और छोटा लाइन होगा। तो यह हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको आप भी से भी इंडिकेट कर सकते हैं और सिग्मा से भी इंडिकेट करते हैं जिसको बोलते हैं बैटरी। इसको आप बैटरी बोलते हैं। ऐसे आपको इलेक्ट्रोस्टैट में ज्यादा जरूरी नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में जो है यह और यह जरूरत पड़ता है। कभी कभी यह और यह जरूरत पड़ता है। तीन गो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में जरूरत पड़ता है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट पड़ता है तो उसमें आपको यह चारों डिवाइसेस जरूरत पड़ता है। ऐसे तो इसके अलावा भी फिजिक्स में और डिवाइसेस है जो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा हम इधर उधर नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं कि यह कैपेसिटर यह होता क्या है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, पीछे वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे पोटेंशियल का कंसेप्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, यह सब जितना भी है सब क्लियर होना चाहिए। प्लेट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, यह सब पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तब यह पॉइंट को समझने में बहुत ही सहूलियत और बहुत ही आसान होगा। ऐसे हम हल्का फुल्का उसके बारे में बात करते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आज का मेरा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर, तो देखिए कैपेसिटर में होता क्या है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटर एक डिवाइस है और इसका जो अपना कैपेसिटी होता है, अपना इसका जो स्ट्रेंथ होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप आदमी हैं तो आप स्टूडेंट है, तो अलग अलग स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग पावर होता है। किसी का पोटेंशियल हाई होता है, किसी का लो होता है, मतलब कि कोई कमजोर स्टूडेंट होता है, कोई तेज स्टूडेंट होता है। तो उसी तरह से कैपेसिटर एक डिवाइस है और इसके वैल्यू को हम जो मेजर करते हैं उसको कैपेसिटर के जो वैल्यू होता है, उसका कैपेसिटी होता है, उसको कैपेसिटेंस नाम दिया जाता है। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर डिवाइस हुआ और कैपेसिटेंस इसका अपना कैपेसिटी हुआ। जो हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस जब भी हम बात करेंगे उसके कैपेसिटी की ही बात करेंगे, दैट विल बी कैपेसिटेंस की ही बात करेंगे कि कैपेसिटेंस किसी भी शेप का क्या होगा। तो देखिए पहले हम यह सब नहीं सोचते हैं, थोड़ा सा इसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज बताते हैं कि प्रैक्टिकली इसको किस तरह से किया जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी डिवाइस हम यूज करते हैं उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए। अब मान लेते हैं कि आप पंखा चलाते हैं, तो पंखा चलाते हैं तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट कॉइल के साथ जोड़ देते हैं। पंखा में भी एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है जिसका शेप आप देखिएगा तो इस टाइप के, यह कैपेसिटर सीलिंग फैन का ही कैपेसिटर है। इसका दूसरा फेमस नेम है कंडेंसर, क्योंकि लोग कैपेसिटर कम बोलते हैं, किताबी नाम इसका कैपेसिटर है और ऐसे इसको कंडेंसर ही बोलते हैं, कंडेंसर।
ज्यादा फेमस जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कंडेंसर बोलते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा पंखा का कंडेंसर दे दीजिए, तो पंखा का कंडेंसर है तो देखिए इसका यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 2.5 माइक्रोफराड दिया रहता है इसका वैल्यू। तो इस तरह के सब अपना अपना मेजरमेंट दिया रहता है। फिर उसके बाद है 440 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट में, और इसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है 50 हर्ट्ज। सब आगे बताएंगे, अभी उतना जरूरी नहीं है। कैपेसिटर का भी मेन क्या जरूरी है तो वह थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो अंदर के भी कंस्ट्रक्शन को छोड़ रहे हैं, अभी इसका हम यूज बता रहे हैं कि यह किस तरह से वर्क करेगा। तो मान लेते हैं कैपेसिटर है, सबसे पहले हम इसको प्लग में लगाते हैं, कहीं भी प्लग इसको लगा लेते हैं। और प्लग लगाने के बाद आप अगर ये दोनों हाथ से अगर इसको छुइएगा तो आपको एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग झटका मारेगा, जैसे एकदम लगेगा कि करंटे आपको मार दिया है। तो हाँ, एक बात है कि यह जो है ना एक बार एनर्जी सप्लाई करता है, ऐसा नहीं कि आपको लगातार झटका आप जो है ना हिलते नहीं रहे। एक बार प्लग में लगाया, एक चार्ज हो गया। चार्ज और डिस्चार्ज ये जब भी होता है बहुत ही कम समय में होता है, जिसको हम मिली सेकेंड में बोलते हैं कि चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप लगाए और उसको छोड़े रहिए, जैसे मोबाइल घर में चार्ज करते हैं तो ऐसा नहीं कि चार्जर लगाएं और चार्ज हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है कि मोबाइल को आप कंटिन्यूअस चार्ज में लगेले रहते हैं, जिसका उसका जैसा कैपेसिटी रहता है चार्ज होने का उसके अनुसार से टाइम लेता है। लेकिन कोई भी कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम जो है ना बहुत ही कम लेता है। प्लग में लगाएं, चार्ज हो गया, बाहर निकालें, दोनों वायर को फेंकाएं, शॉर्ट सर्किट हो गया, एनर्जी खत्म हो गया। तो चार्ज और डिस्चार्जिंग इसका टाइम जो होता है बहुत ही कम होता है। तो अब ये किस बेसिस पे काम करता है? तो बेसिस पे काम करता है ये कि पहले जो भी हम कॉइल बाइंड करते हैं तो इसके बाहर में एक कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि कोई भी कॉइल या मोटर को चलने के लिए फर्स्ट टाइम उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, और ज्यादा एनर्जी करंट सप्लाई नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है कि करंट इस पे जो जाता है तो यह एनर्जी को इंस्टेंटली स्टोर कर लेता है। ऐसा नहीं कि एनर्जी को स्टोर करने में इसके ज्यादा समय लगेगा, तो पता चलेगा कि आप फैन ऑन किए हैं, यह एनर्जी स्टोर कर रहा है और कुछ समय के बाद पंखा चलना स्टार्ट होगा, ऐसा भी नहीं होता है। करंट सप्लाई हुआ, यह इंस्टेंट एनर्जी स्टोर किया, ठीक है ना, और डायरेक्ट जितना उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की फर्स्ट टाइम जरूरत होता है उतना ही सप्लाई करता है। और सप्लाई करना है तो जैसे ही क्या होता है, मोटर है या तो कॉइल जो बांधते हैं वह रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है, और यह इस तरह से अब क्या होता है कि कंटिन्यूस वे से एनर्जी उसको सप्लाई करते रहता है, और मोटर क्या होता है अपना चलते रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका सब ऐसे तो इसको हम बहुत तरह से यूज करते हैं, बहुत तरह से यूज है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में इसका मेन यूज है एनर्जी स्टोर करने का काम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैट में है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में कैपेसिटर को पढ़ते हैं, तो यह जो एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ स्टैटिक चार्ज। ऐसा नहीं कि चार्ज इसमें मोशन में रहता है, क्योंकि इसके अंदर में 2 सिलेंडर लिया जाता है। इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन पे अभी नहीं जा रहे हैं, बाद में हम जाते हैं। पहले ही समझिए कि कैपेसिटर का मेन फंक्शन होता है कि एनर्जी को स्टोर करता है, और वह एनर्जी स्टोर करके एक बार जो है ना एनर्जी उसको सप्लाई करता है मोटर या अदर पार्ट ऑफ डिवाइसेस को, और वह फिर वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा कहना क्या है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ स्टैटिक चार्ज, और यह एनर्जी फिर जरूरत पड़ने पर यह सप्लाई करता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका यही मेन फंक्शन हुआ। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैट में हम इतना ही बताएंगे कि यह एनर्जी स्टोर करता है। ऐसे तो इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो बारी बारी हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। यूज में हो गया कि मान लेते हैं कि आपको जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फ्लक्चुएशन होता है वहां भी इसको लगाया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट है तो डायोड से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, वो डीसी भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज करते रहता है, तो वहां भी लगा के डीसी को जो है ना एक कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है। तो बहुत सारा यूज है जो टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल कैपेसिटर, इस ब्रांच में कैपेसिटर एक एनर्जी का स्टोर करता है। अब हम इसके
इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं कि इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर बनाएगा उसमें एक बात फिक्स रहेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम कैपेसिटर बनाते हैं एक लाइफ फिक्स होता है कि उसमें दो कंडक्टर होना चाहिए। दो कंडक्टर, तो दो कंडक्टर में कुछ भी होना चाहिए। जैसे आपको मन है कि हम दो कंडक्टिंग प्लेट ले लीजिए, दो स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ले तो ले लीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं। सिलिंड्रिकल टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ले लीजिए, वह भी आपको यूज होगा। तो यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लेके बनाया गया है। इसका भी मेन कारण है आज है। एक बात और समझना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर यूज करते हैं, और ऐसे हम किताबी में तो जैसे मन करेगा कोई भी कंडक्टर बना देंगे, वह एक कैपेसिटर हो जाता है। लेकिन वह कैपेसिटर जो बनाते हैं उसका एनर्जी हम कंजर्व नहीं रखते हैं। वह एनर्जी जो है पूरे जो है ये सराउंडिंग में जो है ना डिसिपेट करते रहता है, यानी सराउंडिंग में स्टोर किए हुए रहता है। तो जरूरत पड़ा तो फिर हम चाहेंगे तो पूरे सराउंडिंग का एनर्जी जो है ना नहीं हम कलेक्ट कर पाते हैं, नहीं दे पाता है किसी गिवन सिस्टम को। तो कहने के मतलब यह हुआ कि जब हम कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होगा तो उसका अपना न कुछ कैपेसिटी होता है। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में जो हम जो कैपेसिटर बनाते हैं उसके लिए एकदम मस्ट होना चाहिए कि दो कंडक्टर आपको होना चाहिए। और दो कंडक्टर को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दो कंडक्टर आप बहुत ज्यादा दूर में रख दिए, तो ज्यादा दूर में रखने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक से निकलेगा। चूंकि स्टैटिक चार्ज तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से निकलता है, तो एक से निकलेगा तो पता चलेगा कि कुछ लाइंस दूसरे कंडक्टर में टर्मिनेट होगा और कुछ लाइन जो है ना सराउंडिंग में अगर और कंडक्टर है तो उसमें टर्मिनेट कर जाएगा। तो वहां पर भी एनर्जी जो होता है स्प्रेड हो जाता है। तो इसी कारण से जब हम दो कंडक्टर लेते हैं तो उसमें एक खास ध्यान यही रखते हैं कि उसके बीच का गैप कम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कैपेसिटर के केस में आप एक कंडक्टर यह लिए, आप दूसरा कंडक्टर यह लिए, तो यह गैप कम होना चाहिए। तो गैप कम होने से होता क्या है कि अगर आप इसको चार्ज देते हैं Q और एक पे चार्ज होता है -Q, क्योंकि यह चार्ज हम देते नहीं है, यह बैटरी लगा के इसको हम सप्लाई करते हैं। तो अगर हम चार्ज देने स्टार्ट कर देंगे तो हम तो Q1 Q2 भी दे सकते हैं। तो Q1 Q2 देंगे तो फिर वहां पे फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी अलग टाइप के हो जाएगा। लेकिन जब हम बैटरी से चार्ज देते हैं तो बैटरी का काम है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करके, अगर मान लेते हैं कि बैटरी हम यहाँ पे दो कंडक्टर के बीच लगा देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है और उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडक्टर पे स्टैटिक चार्ज आ जाता है, दूसरे भी कंडक्टर पे स्टैटिक चार्ज आ जाता है अपोजिट साइन में, और अपोजिट साइन में लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा। अब हुआ क्या कि जैसे ही प्लस माइनस अगर एक गैप से सेपरेटेड होता है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा, इसमें टर्मिनेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है, तो यहां से ऐसे निकल के परपेंडिकुलरली इस पे गिर जाएगा। यहां से निकलेगा इस तरह से गिरेगा, और याद रखिएगा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगा और यहाँ परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होगा। अब हुआ क्या, अगर गैप हम ज्यादा लेते तो ज्यादा गैप लेते तो हो सकता था कि अगर सराउंडिंग में कोई अगर कंडक्टर है तो सराउंडिंग में कंडक्टर है तो पता चलता है कि इसके साथ भी एनर्जी को शेयर कर लेता। तो जब भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर बनाते हैं तो उसका गैप जो है बहुत कम रखते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंडक्टर से निकले और दूसरे कंडक्टर में क्या हुआ, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। और यही जो बनता है, जैसे चार्ज यह दोनों पूरे सरफेस पे नहीं जाता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, यह इंटरनल सरफेस पे जाता है। अगर मान लेते हैं कि ऐसा नहीं सोचना है कि पूरा चार्ज स्प्रेड हो जाता है, यहाँ पे चार्ज स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि मतलब इसको बोला जाता है फेसिंग सरफेस ऑफ कैपेसिटर। मतलब कि जो भी चार्ज जो आता है वह इंटरनल सरफेस के मतलब यह हो गया कि जो एक दूसरे के फेस है
उस टाइप का होता है। जैसे देखिए और भी देखिए, जैसे फेसिंग, जैसे मान लेते हैं आप कंडक्टर है, यह कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट के नाम से इसको जाना जाता है, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग प्लेट। और यह कंडक्टिंग प्लेट है और दूसरा यह कंडक्टिंग प्लेट है। तो यह कंडक्टिंग प्लेट है, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े, तो ये फिर क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल अप करने का काम करेगा, क्योंकि बैटरी का एक फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन को पुल अप करता है, इलेक्ट्रॉन को मोशन देता है, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन को मोशन देता है। जो बॉन्डेड है तो बॉन्डेड है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइग्रेशन में जो होता है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन में जो होता है, वह फ्री इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना, और यह इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई किया, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जितना इलेक्ट्रॉन गया उसके अनुसार से नेगेटिव चार्ज हो गया। तो देखिए हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज इस पे हुआ, नेगेटिव चार्ज इस पे हुआ। देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसे तो मान लेते हैं कि हम ऑलरेडी चार्ज पहले से हम Q1 Q2 चार्ज दे देते हैं, तो फिर वह एक अपने बेस से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सरफेस ऑन द कंडक्टिंग प्लेट। लेकिन वह धीरे धीरे हम आएंगे, फिलहाल आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर यूज करते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन में ये होना चाहिए कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल के इसमें टर्मिनेट करना चाहिए, यही कंडीशन होना चाहिए। अगर यह कंडीशन है तब आपका प्रैक्टिकली यूज करने वाला कैपेसिटर है। ऐसे कोई भी कंडक्टर को कैपेसिटर आप कह सकते हैं, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते हैं, उसका बहुत सारा डिमेरिट होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में कैपेसिटर यूज करना है तो उसके लिए एकदम कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक से निकल के दूसरे में टर्मिनेट होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए गैप बहुत कम होना चाहिए ताकि दूसरे कंडक्टर इस फील्ड को अफेक्टेड नहीं कर दे। मतलब कि यही समझना है कि आपका मियां बीबी का सिचुएशन है, मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव है, यह मेल है, फीमेल है। अब यहाँ से दोनों में बहुत प्रेम होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के इसमें टर्मिनेट होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि प्रेम कम हुआ तो पता चलेगा कि दूसरा जो है ना, इस पर एनर्जी को फिर बांटना स्टार्ट कर देगा और यह सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी कारण से हम गैप जो है बहुत कम रखते हैं। बहुत कम गैप में होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकला और इसमें टर्मिनेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकला, इसमें टर्मिनेट किया, और एनर्जी यह जो होता है यह कन्फाइंड होता है प्लेट के बीच में। जो कंडक्टिंग प्लेट है इसके बीच में एनर्जी पूरा कन्फाइंड होता है। इसका मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर बनाते हैं तो यह जो चार्ज जो होता है वह इस फेस पे जाता है, मतलब क्लोज में आता है, जिसको फेसिंग ऑफ द कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप बोल सकते हैं फेसिंग ऑफ कैपेसिटर, यही फेसिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर मान लेते हैं कि इस पर भी चार्ज आएगा तो यह फेसिंग ऑफ कैपेसिटर निकालेगा। यह जो चार्ज होगा यह अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा वह जो है इसमें कंजर्व नहीं रहेगा, इसका एनर्जी जो है ऐसे ही बिगर मतलब में डिसिपेट होते रहेगा, ठीक है ना। उसका एनर्जी हम यूटिलाइज प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण से हम इधर कोई चार्ज नहीं देते हैं, इधर कोई चार्ज नहीं देते हैं। चार्ज हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज करते हैं देते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कंडक्टिंग प्लेट रहे, चाहे तो आप कोई भी कंडक्टर, किसी भी शेप का कंडक्टर ले लीजिए। मान लेते हैं कि आप डिस्क टाइप के दो कंडक्टर ले लिए और इसको बैटरी से जोड़ दिए, तो यह पॉजिटिव चार्ज हो गया और यह क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बैटरी से जोड़ने के बाद। तो यह शेप किसी टाइप के, किसी भी शेप में कंडक्टर होना चाहिए, किसी भी शेप में कंडक्टर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि शेप हम थोड़ा सा और इंटरेस्टेड बनाए तो आप जो है ना और इंटरेस्टेड बना सकते हैं। ऐसे तो हम आप हर टाइप के भी कॉन्फ़िगरेशन कंडक्टर लेके बना सकते हैं, ऐसे हुआ हम उसमें हमारा ज्यादा बनाने का प्रैक्टिस नहीं है। तो आप किसी भी शेप में कंडक्टर ले सकता है। कंडीशन यही है कि गैप कम हो ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक से निकले दूसरे में टर्मिनेट हो जाए। तो हम यह जाने इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाने कि इंटरनल जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो यूज करते हैं कैपेसिटर, उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक से निकल के दूसरे में टर्मिनेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्योंकि आगे बताएंगे कि एनर्जी इसी रीजन में कन्फाइन होता है, एनर्जी इधर उधर डिसिपेट नहीं होना चाहिए, तब तो जरूरत पड़ेगा एनर्जी। जैसे मान लेते हैं कि आप कमाते हैं, पैसा जमा कीजिए, तब तो किसी को जरूरत होगा तो दे सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप कमाते हैं, पैसा को जमा नहीं करते हैं, तो किसी को जरूरत पड़ेगा तो फिर आप नहीं दे सकते हैं। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ यही होता है, दो कंडक्टर के बीच का गैप जो होना चाहिए कम होना चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, तो हमने क्या क्या पॉइंट को समझे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाद में हम पॉइंट को लिखा देंगे। अभी आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ स्टैटिक चार्ज, इन फॉर्म ऑफ स्टैटिक चार्ज। अब इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर यूज करते हैं उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है कि पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक से निकल के दूसरे में टर्मिनेट होना चाहिए और उसका एनर्जी कन्फाइन रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो सप्लाई कर सके। ऐसा नहीं कि कैपेसिटर खाली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज में ही बनेगा। कैपेसिटर अगर दोनों प्लेट पर अलग अलग भी चार्ज रहता है तो कैपेसिटर बन जाता है, लेकिन कैपेसिटर को बनने में यह गारंटी होना चाहिए कि फेसिंग ऑफ कैपेसिटर पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। अंदर इसमें यह हो जाता है कि जब बैटरी से जोड़ते हैं तो इस पर चार्ज नहीं रहता है, और अगर ऐसे चार्ज दे देते हैं, मान लेते हैं अनइक्वल चार्ज देते हैं, अनइक्वल चार्ज करके और उसको क्लोज लाते हैं, तो यह फेसिंग ऑफ कैपेसिटर है। तो इस पे जो है ना मस्ट बी चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तब वहीं जाके यह कैपेसिटर कंस्टिट्यूट करेगा। तो आगे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बात करेंगे। अब हम ये समझें कि देखिए क्या क्या हम लोग समझ गए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, सबसे मेन काम, जरूरत पड़ने पर सप्लाई करता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर बनाते हैं उसका एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है। या स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के मतलब यही होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक से निकल के दूसरे में टर्मिनेट होना चाहिए। ऐसा होने के लिए फेसिंग ऑफ कैपेसिटर पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, इतना समझिए। अब हम ये सोचते हैं कि यह कैपेसिटर का कंसेप्ट दिमाग में साइंटिस्ट को कैसे आया, ठीक है ना। यह कैपेसिटर का कंसेप्ट दिमाग में साइंटिस्ट को कैसे आया हो, कैसे सोचा होगा कि यह सब हो सकता है। जैसे अभी दिन पर दिन कुछ न कुछ होते जा रहा है, नेचर में वेरिएशन होते जा रहा है, आदमी में वेरिएशन होते जा रहा है, ठीक है ना, डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी में वेरिएशन होते जा रहा है। तो बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, यह कैपेसिटर बन चुका था, भले धीरे धीरे इसको बहुत सारा मॉडिफाइड करके बनाया गया है, लेकिन कैपेसिटर बहुत पहले बन चुका था। अब बहुत पहले के मतलब हो गया कि 200 साल पहले, 250 साल पहले, इतना बहुत काफी है। अपना को बहुत पहले की धरती के पहले ही बन गया था। तो आप समझ लीजिएगा कि कैपेसिटर बहुत दिन से चला रहा है। हाँ, इसका मॉडिफिकेशन दिन पर दिन हो रहा है, उसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम अलग अलग मटेरियल का यूज कर रहे हैं। तो देखिए, यह साइंटिस्ट ने सोचा किस तरह से था, इसको थोड़ा सा हम ऊपर वाला बोर्ड पे बात कर लेते हैं। देखिए, इसको सोचने में तरीका क्या अपनाया गया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम कोई भी कंडक्टर ले रहे हैं और उसका हम कैपेसिटी जानने जा रहे हैं कि उसका कैपेसिटी होगा क्या। हम ये सोच रहे हैं, ठीक है ना, हम ये सोच रहे हैं, आप लोग के साथ भी हम सोच रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ सोचिए, ठीक, आप लोग भी इसको महसूस कीजिए कि कैसे हुआ होगा। तो देखिए, आप कोई कंडक्टर लीजिए, मान लेते हैं कि हम आप लोग को समझाने के लिए एक डिफिनिट शेप का कंडक्टर लेते हैं। आर्बिट्री शेप का भी कंडक्टर ले सकता है, लेकिन प्रॉब्लम होगा कि आर्बिट्री शेप का कंडक्टर लेंगे तो इसका पोटेंशियल लिखना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोग को समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम एक स्पेशल शेप माने कि हम एक स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लिए, सपोज कि इसका रेडियस आर है। हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिए और सपोज किया कि इसका रेडियस आर है। तो सपोज किया कि इसका रेडियस आर है, तो इसका अपना एक कैपेसिटी हो चुका है, लेकिन वो कैपेसिटी को हम समझाने जा रहे हैं कि वह कैपेसिटी किस तरह से हुआ होगा। ऐसा नहीं कि अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर नहीं है, मतलब कि बन चुका, धरती पर कोई भी आ गया तो उसका अपना कैपेसिटी हो चुका है।
ठीक है ना। अब वो अपने कैपेसिटी से वर्क करेगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझाने के लिए और इंटीग्रेट कर रहे हैं कि कंसेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ हो कैपेसिटर का। तो मान लेते हैं कि आप इसको क्यू चार्ज दिए, किसी भी प्रोसेस द्वारा क्यू चार्ज दिए आप, क्योंकि चार्ज देने होने वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोस्टैट में आप डायरेक्ट बहुत आसान है कि बस एरो साइन लगा के क्यू चार्ज दे देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैट में प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है कि कहीं से चार्ज लेके, ऐसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में चार्ज देने का प्रोसेस हमारे पास अभी फिलहाल बैटरी है, ठीक है ना। किसी तरह से हमको उसको चार्ज कर देना है, फिलहाल यही समझिए। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में जो क्या करते हैं, किसी को चार्ज देना है तो एरो साइन लगा के चार्ज दे दिए। तो मान लीजिए कि हम इसको पॉजिटिव चार्ज दिए, अभी पॉजिटिव चार्ज दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दीजिएगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज दीजिएगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्ज देके आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कैसे सोचा गया होगा उसके लिए हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज दिए, इसको आप प्लस क्यू चार्ज दिए। तो देखिए यह तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है इसके सरफेस में, यह चार्ज इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही आपने चार्ज दिए, ठीक है ना, तो चार्ज दिए तो वह तो इस सब तो आपको पोटेंशियल का कंसेप्ट जानते होंगे कि यह चार्ज ऐसे नहीं दिए होंगे, इंफिनिटी से चार्ज को लाए होंगे, ठीक है ना, एक एक करके दिए होंगे, ऐसा देने में वर्धन किए होंगे। यही वर्धन जो होता था इसके, ठीक है ना, अगर यूनिट चार्ज पोटेंशियल के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता था। तो हम कहना यहाँ पे वह नहीं चाहते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं ले रहे हैं। देखिए टू द पॉइंट समझिए, पीछे वाला पर हम इंट्रोडक्शन में नहीं जा रहे हैं, अगर बैक क्लास में जाएंगे तो फिर वह सब आपको वीडियो दिया हुआ है, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल इसको समझिए क्या हो रहा है। हम इसको क्यू चार्ज दिए, तो क्यू चार्ज दिए तो इस सरफेस पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, इसके सरफेस पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज दिए तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्रिएट होना ही होना है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक है कि उसके रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनता था। तो हमको इधर नहीं जाना है, हम अब दूर नहीं जा रहे हैं। देखिए हम इसके सरफेस पे बात कर रहे हैं कि सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता था। तो बहुत आसान चीज था कि अगर कोई स्पेक्ट्रल सेल है उसके सरफेस पे पोटेंशियल जानना है तो जितना चार्ज दिए उसको सेंटर पे माना जाता था, पॉइंट चार्ज की तरह। मानिए कि इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पे सरफेस है, कैपिटल आर डिस्टेंस पे इसका सरफेस है, कैपिटल आर डिस्टेंस पे सरफेस है। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखता था, पोटेंशियल भी इक्वल टू सब आर डिस्टेंस पे कितना, किसके चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण, और कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, इतना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होता था। मतलब कि क्यू चार्ज दिए तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना आया, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है ना। अब देखिए यहां देखते रहिए, अभी बहुत आगे होगा। अब मान लेते हैं कि यही है, पहले से तो क्यू चार्ज था, आपने क्या किए कि थोड़ा सा हम और ज्यादा चार्ज देना चाहते हैं, और चार्ज हम ज्यादा देना चाहते हैं, ठीक है ना, और ज्यादा चार्ज देना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो चार्ज देने का एक लिमिट होगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर ज्यादा चार्ज देंगे तो फिर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, फिर स्पार्किंग हो जाएगा। तो इसी कारण से मान लीजिए कि अभी समझाने के लिए उतना पोटेंशियल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका पोटेंशियल कम है और चार्ज हम इसको देने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि शुरू केस में हमने चार्ज दिए थे स्मॉल क्यू, अब यहाँ पे हमने क्या किए कि और चार्ज दिए, जो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू हो गया, और चार्ज हमने दिए। तो सपोज किया कि सरफेस पे और चार्ज देने से टोटल चार्ज, इसके सरफेस पे टोटल चार्ज ही है, टोटल चार्ज इना दीजिए कि चार्ज इतना दिए, तो फिर जोड़ लीजिएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो टोटल चार्ज हो गया कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। नहीं समझना है, हम पहले क्यू चार्ज दिए थे स्मॉल क्यू, अब क्या किए हम चार्ज दिए, अब कितना दिए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टोटल चार्ज अभी सरफेस पे कैपिटल क्यू है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाता है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। अब देखिए इतने से समझ लीजिए कि क्या हो रहा है सिचुएशन। यहाँ पे देखिएगा चार्ज टू पोटेंशियल,
यहाँ पे चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो देखिए, देखिए यहाँ पे चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो देखिए और यहाँ पे चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो देखिए, दोनों रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो इस केस में निकालें तो देखिए इंटरचेंज खाली कर देते हैं, यह पोटेंशियल ऊपर, यह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, Q जैसे वैसे रह जाएगा, V नीचे आ जाएगा, तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यह हो गया Q बाई V। अगर यहाँ पे अगर इंटरचेंज करेगा दोनों को तो यह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R Q बाई V। तो देखिए देखिए यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल भी समझ लेना है कि कुछ और पोटेंशियल है, ठीक है ना, यह कैपिटल चार्ज है तो पोटेंशियल को भी इसको कैपिटल समझिएगा, यह पोटेंशियल भी बढ़ चुका है, पोटेंशियल बढ़ा दिए, मतलब स्मॉल चार्ज है तो पोटेंशियल भी जो है ना यह छोटा पोटेंशियल है, स्मॉल भी से इंडिकेट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या, थोड़ा सा सिचुएशन देखिए, चार्ज टू कैपिटल पोटेंशियल माने कि हाई चार्ज टू हाई पोटेंशियल का भी रेशियो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही है और स्मॉल चार्ज टू स्मॉल पोटेंशियल का भी रेशियो क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आर ही है। इसका मतलब यह हो रहा है कि कोई भी कैपेसिटर बन रहा है, कोई भी कैपेसिटर आप बना रहे हैं तो उसका कैपेसिटी पहले ही जो है फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आप उसको ज्यादा चार्ज दे दिए तो ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है ना, आप चार्ज उसको किसी भी अमाउंट का चार्ज दीजिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल उस पर सेटअप हो जाता है और चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। और चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो जो कांस्टेंट हो जाता है, यही कांस्टेंट क्वांटिटी का नाम रखा C, यही कांस्टेंट क्वांटिटी जो है इसका नाम रखा C, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हम जो कि कंडक्टर लिए हैं, एक सिंगल कंडक्टर लिए हैं और सिंगल कंडक्टर में एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, स्फेरिकल सेल है, इसका मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि स्फेरिकल सेल का जो कैपेसिटेंस हो रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, तो इसको C लिखिएगा तो C इक्वल टू Q बाई V होगी। तो देखिए यहाँ यही कंसेप्ट है, यही दिमाग लगा के आया है, मतलब कि यही देखिए फॉर्मूला कहीं भी हम निकालेंगे ना, कहीं भी कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए चार्ज टू पोटेंशियल का ही रेशियो लेंगे, ठीक है ना, कहीं भी निकालें, दो भी कंडक्टर लेंगे तो Q बाई V लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे V जो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हो जाएगा। तो कहने के मतलब यह हो गया कि चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो एनी ज्योमेट्रिकल शेप के लिए जो होता है वह कांस्टेंट होता है और दैट कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो आप समझ गए होंगे बढ़िया से, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा नहीं है तो 1 मिनट और देख लीजिए। देखिए हम आपकी थोड़ा सा इसको शॉर्ट वे से समझा रहे हैं। जमा लेते हैं कि एक स्फेरिकल शेप है, इसको चार्ज Q1 दिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल हो गया V1, तो V1 इक्वल टू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। फिर इसको चार्ज और दिए और फाइनल चार्ज इस पर Q2 हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल V2, तो Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। मान लेते हैं इसको और चार्ज दिए तो चार्ज Q3 हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल V3 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब देखिए अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतना से समझ चुके होंगे। अब देखिए सब में देखिए यहाँ पर भी चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो निकालिएगा, यहाँ पे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R ही आएगा, Q1 बाई V1। यहाँ पे निकालिएगा चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q2 बाई V2, Q2 बाई V2 ही आएगा। और यहाँ पर भी निकालिएगा तो चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q3 बाई V3 ही आएगा। मतलब कि क्या देख रहे हैं कि कहीं भी चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो निकाल रहे हैं तो वह कांस्टेंट आ रहा है और वह कांस्टेंट को ही नाम रखा है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यह जनरल फॉर्मूला होगा। तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि C जो होगा, मान लेते हैं कि इसका नाम C दे रहे हैं तो C इक्वल टू फॉर्मूला बन गया Q बाई V। तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि कैपेसिटेंस जो डिपेंड कर रहा है वह चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। आपको साफ पता चल रहा है कि कांस्टेंट को कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, तो यह कांस्टेंट में कहां चार्ज आ रहा है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही तो कैपेसिटेंस पूर्ण है, तो कैपेसिटेंस में चार्ज जा रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो होता है वह ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा नहीं समझना है कि आपसे कोई पूछेगा कि चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, तो बोलिए कि नहीं, चार्ज बढ़ाइए घटाइए पोटेंशियल चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, ये सब चेंज करेगा, लेकिन कैपेसिटेंस फिक्स होता है। हर चीज का कैपेसिटेंस फिक्स होता है। जिस तरह से आपका कैपेसिटी फिक्स है कि आप 4 गो रोटी खाते हैं तो फिक्स है 4 गो खा रहे हैं, कोई 12 गो रोटी खा रहा है तो खा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि पापा बनाएंगे खाना तो आप 24 गो रोटी खा लीजिएगा, पापा खाना बनाए, मम्मी खाना बनाए, हर केस में आपका कैपेसिटी जो है जितना है उतना ही रोटी खाइएगा। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ हो गया कि कैपेसिटेंस जो हो रहा है, प्रभु थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस जो हो रहा है वह ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही सी का वैल्यू बोला जाता है, और वह सी का वैल्यू 4 पोटेंशियल का रेशियो है। तो आपको फाइनल सिचुएशन समझ गया कि कैसे कैसे सोचा गया था, या करने से आया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ गया। साइंटिस्ट ने जो है यह सब सोचा कि चार्ज देने से क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, चार्ज आओ बढ़ाए पोटेंशियल और बढ़ गया, चार्ज आओ बढ़ाए पोटेंशियल और बढ़ गया। देखिए उस कंडीशन में नहीं जा, स्पार्किंग के केस में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स है उसको अभी हम पोलराइज नहीं कर रहे हैं। तो कहने के मतलब है कि चार्ज बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करता है। एक बात और है, देखिए ये जो पोटेंशियल है, इस सरफेस का जो पोटेंशियल लिख रहे हैं यहाँ पे, यह सरफेस का जो पोटेंशियल लिख रहे हैं, यह सराउंडिंग में एयर है। एक बात और हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल सेल है और सराउंडिंग में कोई मीडियम है, मीडियम में भी इलेक्ट्रोस्टैट में हम एक स्पेशल मीडियम ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में ही हम एक स्पेशल मीडियम कंसीडर करते हैं जो कंडक्टर नहीं होता है न नॉन कंडक्टर होता है। यह जो होता है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में होता है, जिसका नाम रखा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यह होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। दम इलेक्ट्रोस्टैट के लिए जहां भी वो इसे मीडियम की बात करेगा तो श्योर होगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू के दिया जाता है। तो अब खुद यहाँ पे क्या कीजिएगा कि अगर आप पोटेंशियल हम बैक में पढ़ाए हैं, तो इस सरफेस पे अगर क्यू चार्ज लाते हैं इस मीडियम में, क्यू चार्ज अगर इस मीडियम में लाते हैं, इंफिनिटी से लाते हैं, तो ऐसा इस चार्ज को, क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लाने में यहाँ पे आपको जो वर्क करना पड़ेगा वह वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ एक ध्यान रखिएगा कि जहां पे मीडियम रहेगा ना, तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दीजिएगा के एप्सिलॉन नॉट। तो के हम बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि हम पहले लिख दें 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट रेडियस आर। इतना वर्क डन करना पड़ता है। तो एयर में चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो आपको इंफिनिटी से क्यू चार्ज को लाके स्फेरिकल सरफेस पे जो सेटल करते हैं उसके लिए टोटल वर्क डन जो हमको करना पड़ता है वह करना पड़ता है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर कोई मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और ऐसे केस में कोई स्फेरिकल सरफेस पे इंफिनिटी से चार्ज लाके जो सेटल करते हैं, तो उस केस में टोटल वर्क डन करना पड़ता है क्यू 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यही वर्क डन जो होता है यह पोटेंशियल के रूप में, इसके पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है, क्योंकि इंफिनिटी से ला रहा है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, इसका पोटेंशियल भी हुआ, तो इस केस में वर्क डन का वैल्यू इतना हो जाता है। तो इस केस में वर्क डन का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 टू पोटेंशियल का रेशियो अगर निकालिएगा, 4 टू पोटेंशियल का रेशियो लिख देते हैं। देखिए 4 टू पोटेंशियल का रेशियो 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। 4 टू पोटेंशियल का रेशियो हो जाएगा, 4 टू पोटेंशियल का रेशियो यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 टू पोटेंशियल का रेशियो हो जाता है 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, जबकि एयर में 4 टू पोटेंशियल का रेशियो हो जाता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर।
इसका मतलब कि यह हो गया कि के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि 1 जो होता है एयर के लिए होता है। बाकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम दूसरा अगर मीडियम है तो के का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। इसी कारण से क्या होता है कि कैपेसिटेंस जो होता है एक चीज पर और डिपेंड कर दिया, पहला ज्योमेट्रिकल शेप और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो आपका कैपेसिटेंस जो हो गया, कैपेसिटेंस, ठीक है ना, कैपेसिटेंस दो ही बात पर डिपेंड करता है, याद रखिए। एक हो गया ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप जिसको आप सिंपली बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, और दूसरा हो गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि मीडियम पे, मीडियम, ठीक है ना, मीडियम। यह दोनों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। बाकी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, ये सब पे नहीं डिपेंड करता है। हाँ, यह भले है कि चार्ज बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है ना, फील्ड भी बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटेंस में किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं होगा। कैपेसिटेंस तो वही चेंज करेगा जब उसका रेडियस चेंज कीजिएगा, कैपेसिटेंस तो वही चेंज करेगा कि उस रेडियस के सराउंडिंग में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप कीजिएगा। तो दो तरह से आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ाया जा सकता है। एक ज्योमेट्रिकल शेप, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, जैसे ज्योमेट्रिकल शेप मान लेते हैं आर रेडियस ले लिए हैं, अब 2r ले लिए, तो अब इसका कैपेसिटेंस जो होगा 2 टाइम्स बढ़ गया। 4r ले लिए तो कैपेसिटेंस 4 टाइम्स बढ़ गया। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर मान लेते हैं कि 2 ले लिए तो r रेडियस पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो वहां पर भी एयर से 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जितना इसका मल्टीप्लाई में जा रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि के जितना टाइम्स रहेगा तो उसका कैपेसिटेंस भी उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, रेडियस जितना टाइम्स बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। जितना ये दोनों जितना टाइम्स बढ़ेगा उतना कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस आप फाइनली समझ गए, ठीक है ना। एक ब्रीफ में बोल देता है, कैपेसिटेंस एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर पड़ता है, यूनिफॉर्म वे से एनर्जी सप्लाई करता है, और एनर्जी यह स्टैटिक चार्ज के रूप में स्टोर करता है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एनर्जी में स्टोर करने का अलग अलग तरीका है। और जब भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर बनाते हैं उसके लिए एकदम मस्ट भी 2 कंडक्टर होना चाहिए, जिसपे एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 से निकल के दूसरे में टर्मिनेट करना चाहिए, ताकि उसका एनर्जी जो है कन्फाइंड रहे गिवन रीजन में, ताकि हम जरूरत पड़ने पर यूज कर सकें। और फिर हम बताएं कि कैपेसिटेंस जो होता है, जो डिफाइन किया गया है, जो बेसिक डिफिनेशन उसका है कैपेसिटेंस का, वह चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो है। चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो है। हम कहीं भी कैपेसिटेंस निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो करके ही निकालेंगे। और कैपेसिटेंस जो होता है वह ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करता है और मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यह आपका रहा कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन। अब देखिए, अब यह तो हम बेसिक नॉलेज जो है जान गए कि यह सब होता गया है। अब हमको कैपेसिटर जो हम बनाए थे, ठीक है ना, पहले से जो मार्केट में जो कैपेसिटर बना हुआ है उसका डिफरेंट शेप में होता है। तो ऐसे तो कैपेसिटेंस का बहुत टाइप हो जाएगा, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड कर रहा है और मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। तो मार्केट में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है सबका अलग अलग कांस्टेंट होता है। तो उस बेसिस पे जो है ना कैपेसिटेंस भी जो होगा अलग अलग मटेरियल से बनाया कर जाए, तो जिस मटेरियल को यूज करके बनाएगा तो उस बेसिस पर भी नाम दे सकता है। लेकिन हम जो बनाएंगे वो ज्योमेट्रिकल शेप पर लेके बनाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल शेप पर अगर लेके बनाते हैं तो स्पेशली जो है, ऐसे तो ज्योमेट्रिकल शेप भी बहुत प्रकार के हो सकता है, तो कैपेसिटेंस भी आप बहुत प्रकार के बना सकते हैं। लेकिन किताबी तरीका से अगर हम बात करें तो हम लोग को जो है 3 टाइप के कैपेसिटर पढ़ना है, जो आप लोग को सिलेबस में है। जो एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, वो में 2 कंडक्टर होगा। ये वाला भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अपना जान लीजिए कि सिंगल लेयर वाला कितना कैपेसिटेंस होता है, बस ये जान के होंगे। लेकिन वहां पे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल से हम कैपेसिटेंस बनाएंगे। और तीसरा हो गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जो यह देखते हैं आप, इस टाइप के जो कैपेसिटर देखते हैं सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो यह सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। ऐसे तो तीनों कैपेसिटर में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटर होता है वह होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी आपको जो किताबी तरीका से पढ़ना है उस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे। लेकिन आप अगर कैपेसिटेंस निकालना चाहता है, जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्ज है, तो उसको भी हम बात करेंगे। तो अब आपका मेन पॉइंट स्टार्ट कहाँ से होगा, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं कि हम कैपेसिटर में जो है 3 तरह के कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें भी कोएक्सियल सिलेंडर होगा, इसमें भी 2 लेयर होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। सिंगल लेयर से कोई यूज नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी कन्फाइन नहीं हो पाता है। तो इतना समझिए, तो हम आगे जो है ना, ठीक है ना, बात कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। ये पॉइंट को लिखा देते हैं कि क्या होता है। हम लोग जो है इसके बारे में बढ़िया से समझ चुके हैं। अभी इस सब पॉइंट को थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे तो समझ गए, बेसिक देखिए फीलिंग करा दिए हैं कि सब क्या होता है, ठीक है ना, फीलिंग करा दिए हैं कि सब क्या होता है। अब हम आपको थोड़ा सा नोट तैयार करते हैं इंट्रोडक्शन का, ठीक है ना। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के बारे में अगर पूछता है कि कैपेसिटर क्या है, तो इसका पहला पॉइंट पे लिखिएगा, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस that store energy in form of a static charge। देखिए यही है कैपेसिटर जो है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ अ स्टैटिक चार्ज। यही डिफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या भाई लिखिएगा, तो देखिए इसका जो कैपेसिटी होता है, द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यह कैपेसिटेंस हो जाता है। इसका जो कैपेसिटी जो होता है उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, जिसको आप सी से इंडिकेट कीजिएगा। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहे तो कैसे हो, सर्किट में इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में लिख देते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस। देखिए 2 पैरेलल प्लेट बना लेना है और यहां से 2 पॉइंट निकाल देना है जो टर्मिनल होगा, मतलब कि एक पॉजिटिव नेगेटिव, जो वायर निकल रहेगा जिसको जोड़ने का काम देगा। और चौथा पॉइंट, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर सिंगल अगर कंडक्टर है तो पोटेंशियल लिखिएगा, अगर 2 कंडक्टर है तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा। तो यहां से इसको आप लिख दीजिएगा, दैट इज C इक्वल टू Q बाई V। इसके लिए यूज करेंगे तो सिंगल कंडक्टर के लिए, सिंगल कंडक्टर है तब कंडक्टर यार लिखिएगा, और Q नहीं तो अगर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। प्रैक्टिकल लाइफ में जो बनाते हैं उसमें एक को हम पॉजिटिव मानते हैं और दूसरे को नेगेटिव मानते हैं। तो यहां से इसका सपोज किया कि पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है,
तो चार्ज ऑन कैपेसिटर के मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज ले लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज Q हो गया, इस पे हो गया -Q, तो डिफिनेशन में आप प्लस चार्ज ही लीजिएगा, तो C इक्वल टू Q V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, इसका पोटेंशियल हो गया V पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल हो गया V नेगेटिव, तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है। तो यह हो गया टू कंडक्टर के केस में, जब टू कंडक्टर रहेगा तब यह सिचुएशन अप्लाई करिएगा जो हम आगे सब यूज करेंगे। अब देखिए 5वां पॉइंट में क्या यूज करेगा भाई, तो इसका एक और 5वां पॉइंट में यह भी बहुत जरूरी है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट इज, देखिए देखिए कोई भी हम डिवाइसेस बनाते हैं तो भले या चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो माने चार्ज और पोटेंशियल पर दोनों पर किसी पर डिपेंड नहीं करता है, चलिए ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिक डिफिनेशन जो दिया गया है वह चार्ज टू पोटेंशियल ही है। इसी कारण से अगर हमको कोई इक्वेशन बन जाता है तो इक्वेशन बन जाना है कि मतलब यह हो गया कि दोनों इक्वेशन जो है यूनिट से या डायमेंशनली दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि जो इधर अगर हम यूनिट लिख दिए तो इधर का भी यूनिट ऑटोमेटिक हो जाता है कि दोनों इक्वल है। तो ऐसा यूनिट आप इधर के तो यूनिट लिख ही सकते हैं, इधर का यूनिट ना लिखिए, आप इधर का यूनिट लिखिए तो इधर का यूनिट लिखिएगा, राइट साइड का यूनिट लिखिए, तो ऐसा यूनिट इज चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे यहाँ से यूनिट लिखे चाहे तो यहाँ से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो क्वांटिटी का सम और डिफरेंस जो है ना वही क्वांटिटी होगा। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी को घटाएगा तो फोर्स मिल जाएगा। तो इसी कारण से अगर यह पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल का जो डिफरेंस है पोटेंशियल ही मिलेगा। तो चाहे तो ई से बढ़िए चाहे तो ई से, तो देखिए ऐसा यूनिट हो जाएगा चार्ज के लिए कूलम, जिसको सी लिख देते हैं, पूरा नाम लिख दिए हैं। ऐसा नहीं समझ लेगा कि सी फिर कैपेसिटर आ गया दोबारा, लेकिन आप लोग जो है ना दिमाग बहुत फास्ट चलाता है। तो ऐसा यूनिट इज कूलम और बटा है तो बटा वोल्ट, कूलम पर वोल्ट पढ़िएगा कैसे, कूलम पर वोल्ट। यही कूलम पर वोल्ट होता है। इसको जो साइंटिस्ट जिस पे वर्क किया था इसके यूनिट से उसको रिवार्डेड कर देते हैं कि भाई चलो इतना तो काम किया, तुमको लोग कैसे याद करेगा, तो कैसे याद करेगा, उसके यूनिट से याद करेगा। तो कूलम पर वोल्ट को बोलते हैं फराड बोलिए, फरहार नहीं हो जाएगा, देखते रहिए, ठीक, अभी बहुत सारा पॉइंट बात करेंगे। तो फराड होता है, ठीक है ना, जिसको सिंबल यूज करेगा एफ। अब देखिए ये फराड जो होता है बहुत लार्ज यूनिट होता है, फराड जो होता है बहुत ही लार्ज यूनिट। तो इसी कारण से जब आपको क्वेश्चन में मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा माइक्रोफराड, मिलीफराड, नैनोफराड, यह सब आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यह सब आपको मिलेगा, मैंने प्रीफिक्स वाला मिलेगा, ताकि यह सब बहुत कम वैल्यू को शो करता है। नेगेटिव प्रीफिक्स है, बहुत कम वैल्यू होता है, क्योंकि यह तो बेसिक आप जानते ही हैं, क्योंकि 11th में सब पढ़े हैं। तो यह सब लगा के जब भी यूनिट किताबी यूनिट मिलेगा तो यही सब मिलेगा। जैसे यही जो लिखा है तो 2.5 माइक्रोफराड बहुत कम होता है, फराड नहीं जनरली देखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा यूनिट जो होता है इतना होगा। और एक पॉइंट और लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, देखिए आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा, हम पॉइंट एगो लंबा लिख रहे हैं, आपका पॉइंट है 6। अभी कभी आपको डायमेंशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो डायमेंशन के लिए डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, तो इसका मतलब यह हो गया डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू बाई भी। तो चार्ज का डायमेंशन हो गया IT, अब पोटेंशियल का डायमेंशन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन जानवे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है यार, इसलिए थोड़ा सा नीचे घसका दिए हैं। वर्क डन पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, माने कि वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क के लिए हो गया mL² 3 वर्ड्स स्क्वायर, अब बाई चार्ज, तो ऊपर हमारा स्पेस है तो IT यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखिए IT तो I² डिवाइडेड, देखिए ये तो m है L² है, 3 वर्ड्स स्क्वायर भी है ही,
तो फाइनल रिजल्ट इसको सेटिंग कीजिएगा तो m ऊपर जाके m इनवर्स, l ऊपर जाके l इनवर्स स्क्वायर, और t देखिए mlt के फॉर्म में सेट करेंगे, बाकी बाद में लिखेंगे, तो टी स्क्वायर आई माइनस टू, तो ऊपर जाके हो जाएगा t4 आई इनवर्स। ठीक है ना, यही आपको डायमेंशन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी होता है। ठीक है ना, तो इतना पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हो गया। ठीक है ना, और भी पॉइंट आगे तो बोलवे करेंगे, लिखवे करेंगे कि कैपेसिटर जो होता है वह ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करता है। अगर स्पेस रहता तो लिख देते हैं। देखिए आप लोग एक पॉइंट खुद लिख लीजिए, कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल शेप एंड मीडियम। ठीक है ना, यह पॉइंट को आप लिख लीजिए, कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल शेप एंड मीडियम। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, कैपेसिटर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होगा। यह 2 पॉइंट आपने नोट कर लीजिए, ऐसे मेन पॉइंट जो है लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है ना, ओके बाय, जय हिंद।